Hi kids, welcome to Storytelling with Bhanu. If you like listening to stories on this channel, please like, subscribe, share and do hit the bell icon. Today I'm going to tell you a story of मंगरू चाचा का बचपन पार्ट 2। लेकिन बच्चों, मंगरू चाचा ने जीभ काट कर कहा। अचानक दीना को बड़ी जोर से छींक आई, मानो इस शांत वातावरण में बम का गोला फटा हो। डाकुओं का सरदार एकदम से मुड़ा और अपनी तलवार म्यान से निकालकर चिल्लाया, कौन है? और हमारी ओर बढ़ने लगा। सोचने विचारने का समय नहीं था। यदि हम दोनों ही पकड़े जाते तो अवश्य ही अगले दिन सारा गांव आग की लपटों में भस्म हो जाता। मैंने दीना से फुसफुसाकर कहा, दीना मैं चला, तुम घबराओ नहीं। दोनों पकड़े गए तो काम तमाम हो जाएगा। मैं जाता हूँ। डाकू तुमसे कुछ पूछे तो बताना मत, चुप साध लेना या कोई बहाना टिका देना। और मैं जितनी जल्दी बन पड़ा वहां से भागा। दीना को पकड़कर बांध लिया गया, मगर उसने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। डाकू कुछ देर बाद फिर शांत हो गए। मेरे चारों ओर घना अंधकार था। चंदापुर पहुंचकर वहां से पुलिस की टुकड़ी को अपने साथ लेकर सुबह से पहले वापस आना था। गांव को बचाने का केवल यही एक तरीका था। पैदल जाना तो असंभव था। मैंने सोचा कि अगर एक घोड़ा मिल जाए तो काम बन जाएगा। एक बात और थी, ये डाकू बड़े चालाक थे। पिछली बार जब इन्होंने हम पास के गांव पर हमला किया था तो भी इसी तरह गांव के एक लड़के को पहले उड़ाकर ले गए थे। डाकुओं के हमले के जवाब में जब गांव वाले लड़ने को तैयार हो गए तो डाकुओं के सरदार ने अपने कैदी की छाती पर छुरे की नोक रखकर कहा था, अगर हमारा बाल भी बांका हुआ तो इस लड़के की जान चली जाएगी, खबरदार। लोग कुछ देर के लिए सन्नाटे में आ गए और डाकू इतनी देर में अपना काम समाप्त करके चल भी गए। मुझे शक हुआ कि शायद इस बार भी वैसा ही करेंगे। रमेश को शायद इसीलिए ही पकड़ा था। दुविधा में सोचता हुआ मैं होशियारी से आगे बढ़ रहा था। सहसा सामने कुछ दूरी पर हाथ में भाला लिए एक घुड़सवार दिखाई दिया। वह डाकुओं का पहरेदार था। मैंने निश्चय कर लिया। लट्ठे को कसकर पकड़ते हुए मैं आगे बढ़ा और चुपचाप उसके पीछे पहुंच गया। ईश्वर का नाम लेकर मैंने वार किया और लट्ठ ठीक उस पे सिर पर पड़ा। वह मुर्दे के समान बिना आवाज किए ही गिर पड़ा। घोड़ा जरा बिदका, लेकिन मैंने उसकी रास कस के पकड़ ली और देखते देखते जंगल के बाहर हो गया। मंगरू चाचा पल भर रुके और गहरी सांस लेकर फिर कहने लगे, रूपा बेटी, वैसी सवारी आज तक किसी ने ना की होगी। घोड़ा शानदार और इशारे पर चलने वाला था। मैंने एड़ लगाई और वह हवा से बातें करने लगा। कोसों जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकती चली गई। धूल उड़ाता हुआ जब मैं चंदापुर की पुलिस चौकी के सामने जाकर खड़ा हुआ तो लोग हड़बड़ाकर बाहर निकल आए। मैंने फौरन पुलिस अफसर को सारी बात कह सुनाई और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। इस वक्त रात के 3 बजे थे और सूरज निकलने के पहले हमें गांव पहुंचना था। रमेश और दीना को भी किसी प्रकार छुड़ाना था। देखते देखते 30 सिपाही बंदूकों सहित घोड़ों पर सवार हो गए और उनका अफसर भी आ गया। मुझे एक नया घोड़ा दिया गया। अब हम गांव की ओर चल पड़े। सबसे आगे मैं और पुलिस का अफसर था और सिपाही 2-2 की कतार में पीछे थे। ठंडी हवा तन में कांटों के समान चुभ रही थी। घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज थी कि छाती फट सी रही थी। दिमाग में कश्मकश जारी था। धीरे धीरे अंधकार कम होने लगा, लेकिन हम लगातार बढ़ते ही रहे। लगभग 1.5 घंटे तक चलते रहने के बाद हम गांव के पास पहुंचे। दूर पहाड़ियों के पीछे से सूरज निकल रहा था कि आसमान लाल हो गया। अभी हम गांव से करीब 1 कोस दूर थे। सहसा पहाड़ियों से लाल लाल धूल उड़ाती दिखाई दी। मैंने चिल्लाकर पुलिस अफसर से कहा, वे आ रहे हैं, और हाथ से इशारा किया। अब धूल के बीच से साफ नजर आ रहा था कि घुड़सवार आ रहे हैं। पुलिस अफसर ने एकदम अपनी पिस्तौल निकाली और चिल्लाकर कहा, चार्ज! मानो सारे सैनिकों को बिजली का झटका लगाओ। 30 घोड़े एक साथ उछले और तूफान की तरह आगे बढ़ गए। मेरा घोड़ा जो सबसे आगे था अब सबसे पीछे रह गया। अब काफी प्रकाश हो चुका था। गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान सभी घर छोड़ छाड़ कर हमारी ओर भागे आ रहे थे। छोटे से गांव से उन डाकुओं का उतना ही फासला था जितना कि हमारा। पुलिस अफसर ने अपने सिपाहियों को ललकारा और गांव को पार करके वे डाकुओं से भिड़ गए। भागने का मौका ना था। डाकू घेर लिए गए थे। खूब जमकर लड़ाई हुई। सारा गांव इस अद्भुत लड़ाई को देख रहा था। डाकू एक घेरा बनाए हुए थे और घेरे के बीच में उनका सरदार और उसका एक साथी आवाजें दे रहा था और अपने घोड़ों के पीछे बंधे हुए दीना और रमेश की ओर इशारा कर रहे थे। डाकुओं के घेरे को सिपाहियों ने घेर रखा था। उनके सरदार की आवाजें घमासान युद्ध की भीषण गर्जना में विलीन सी हो गई।
सहसा उसका घोड़ा जोर से हिनहिनाया और मचलकर एक ओर से भाग निकला। मंगरू चाचा ने जोर से ताली बजाई और कहा, बस अब क्या था। झट 4 सिपाहियों ने उसे घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने जब देखा कि वह पकड़ा जाएगा तो उसने अपने पीछे बंधे हुए दीना के गले को पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा, मुझे जाने दो वरना इसकी जान ले लूँगा। लेकिन उसी समय उसको एक गोली आकर लगी और वह भूमि पर लौट गया। अपने सरदार को मरते देख अन्य डाकू भी हिम्मत हार गए। सरदार का दूसरा साथी, जिसके पीछे रमेश बंधा हुआ था, अपने सरदार को मरते देखकर सहम गया और हथियार फेंकता हुआ चिल्ला उठा, हथियार फेंक दो साथियों, हथियार फेंक दो। सारे डाकुओं ने हथियार फेंक दिए। जो सैनिक घायल हुए थे, गांव की औरतें उनकी सेवा करने लगी। डाकुओं के हाथ पैर बांध दिए गए और पुलिस के एक सशस्त्र दस्ते के साथ पुलिस का अफसर उन्हें चंदापुर की ओर ले गया। रमेश को वापस पाकर जमींदार साहब प्रसन्नता से पागल हो उठे। मैंने दीना के गले से लिपट गया। सारा गांव खुशी से नाचने लग गया। रमेश ने भी हमसे सुलह कर ली। गांव के जवानों ने मुझे और दीना को कंधों पर उठाकर गांव भर में घुमाया। रात को जमींदार साहब ने हमें अपने घर पर दावत दी और हमारी खूब तारीफ की। वह भोज सोचकर आज भी मुंह में पानी भर आता है। मंगरू चाचा ने एक लंबी सांस ली, जल्दी जल्दी हुक्के के 2-4 कश लिए और खट से उठते हुए कहा, ऐसा कटा था मेरा बचपन। अब तो भाई वे दिन गुजर गए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन यह घटना मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, चाहे लोग मुझे झूठा साबित करें। हाँ। और वह बड़बड़ाते हुए अपनी कुटिया के अंदर चले गए। सो फ्रेंड्स, ये था मंगरू चाचा का बचपन पार्ट 2। क्या आप भी स्टोरी में ऐसे ही लीन हो गए थे? ओके, चलिए आप मुझे बताइएगा स्टोरी कैसी लगी, और कोई और स्टोरी सुनना चाहते हैं या कोई राइम सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।